जी नाज़रीन, एक और मुल्जिम नैब की गिरफ्त से निकलने में कामयाब और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन कह लें से या फिर हम कहें कि नाकिस तहकीकात हैं। मीडिया फ़रौन मीर शकील रहमान की ज़मानत पर रिहाई हो गई है। अब अगर देखा जाए तो कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि मीडिया फ़रौन मीर शकील रहमान ने बीमारी का बहाना बनाकर रिमांड का जो ज़्यादातर वक्त है ना नाज़रीन, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में तमाम तर आसाइशों के साथ गुजारा है। गैर कानूनी तौर पर प्लॉट्स अपने नाम कराने के केस में मीडिया फ़रौन अब जमानत पर है। अच्छा, यहाँ मैं ये भी ज़रा वाज़े कर दूँ कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। मीर शकील अभी भी मुल्ज़िम है। कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाने के जुर्म से अभी इन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में काबिल एहतराम जजेस के सामने नैब की प्रोसिक्यूशन टीम मीडिया फ़रौन मीर शकील रहमान की हिरासत का जवाज़ साबित नहीं कर सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया है कि मीडिया फ़रौन मीर शकील 14 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने को लौटा दें तो हम जमानत पर रिहा कर देंगे। ताहम अदालत ने नैब के दलाइल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए जमानत की मंजूरी दे दी है। अब नाज़रीन, नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर कौम के एक मुजरिम को आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने की सहूलत फराहम कर दी है। आखिर कब तक नैब की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर करप्ट और बेईमान अफराद अपने जराइम के बावजूद आज़ाद घूमते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून है अज़हर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब ज्वाइन करने के लिए। और हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये तो वाज़े है कि जी तमाम सबूत हैं कि गैर कानूनी तौर पर प्लॉट्स की फ़रोख्त की गई जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, तो फिर हैरत इस बात की कि ज़मानत कैसे मिल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जो ये केस है बुनियादी तौर पे इसमें जो प्रोसिक्यूशन है, सबसे पहला सवाल तो उनका जो सारा निज़ाम जो इस वक्त तक लेके चलते रहे हैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे केसेस में नैब के प्रोसिक्यूटर्स इस तरह की प्रोसिक्यूशन करते हैं कि वो मुल्ज़िमों को फ़ायदा देती है, जो शायद हमें इस तरह का तासुर मिलता है कि ये शायद कोई गठजोड़ है। और इस केस में खुसूसी तौर पे जब एक प्रोसिक्यूटर उनका वहाँ पे जो मौजूद है हैदर अली, वो ये कहते हैं कि 14 करोड़ रुपया दे दें जो आज के पैसे बनते हैं, और अगर इसको आप उस तारीख को जब ये जो भी इल्ज़ाम था इनके ऊपर लगा उस वक्त जब ये कमिट हुआ था तो 62 लाख रुपए थे, आज 14 करोड़ बनते हैं। तो इट मीन्स के कितना कमज़ोर केस इन्होंने तैयार किया है, इस हद तक इंफॉर्मेशन होने के बावजूद कि ये अरबों की प्रॉपर्टी है। उन्होंने 14 करोड़ रुपए में जान छोड़ने की, उनको अदालत ने कहा कि आप इसके ऊपर एग्री हैं। जमानत के ऊपर उन्होंने बात ही कोई नहीं की, उन्होंने कहा जी आप जमानत दे दें इनको। ये है प्रोसिक्यूशन नैब की। सबसे बड़ा सवालिया निशान इस वक्त नैब की कारकर्दगी है, नैब की प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हम ये देखते हैं कि जो केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे होते हैं वहाँ पे नैब, उनकी कारकर्दगी नैब के इन्वेस्टिगेटर्स, नैब की जी प्रोसिक्यूशन वो हद दर्जा कमज़ोर है, और उनको कोई ये बात समझाने वाला शायद नज़र नहीं आ रहा। उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, रोज़ाना दूसरी उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मीटिंग्स करता है, इन्वेस्टिगेटर्स मीटिंग्स करते हैं, लेकिन जितने बड़े हाई प्रोफाइल केस देख लें जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें कहने को सुनने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने को 20 मरतबा नैब के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए हैं। अगर आप बात करें कल के केस की तो कल भी बहुत सारे सवालात उठे जिनका नैब प्रोसिक्यूटर तैयार ही नहीं था, उसके पास जवाब ही नहीं था, वो बात ही नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लगता ये है कि अरबों रुपए का जो केस है इसकी गठजोड़ हुई है। इससे पहले अगर आप ये देखें बहुत सारे केसेस इस तरह के हुए हैं। नैब के लिए तहरीरी हुक्म में ये कहा गया है कि आइन में दर्ज और गारंटी किए गए अवामी हकूक को गस्ब करने में नैब मुलव्वस है जी। फिर दोबारा एक और फैसला है, उसमें ये लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि नैब का कंडक्ट कानून, शफाफियत और मसावत की खुली खिलाफ वर्जी है। फिर एक फैसले में नैब ने लिखा कि ये कोई खिदमत नहीं कर रहा नैब, बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह के रिमार्क्स, ये रिमार्क्स नहीं है, ये फैसले का हिस्सा है, ये ऑपरेटिव पार्ट है फैसले का, जो इससे पहले फैसले आए हैं उनमें से। बात ये है कि नैब अगर यही काम करेगा
मुजरमों को पकड़ेगा नहीं, उनको इस तरह छुड़वाता रहेगा, खुद फैसिलिटेट करेगा, तो फिर क्यों जो है वो यहाँ पे करप्शन खत्म होगी। ठीक है जी, अजहर साहब की तरफ भी चलते हैं। खत्म करने का गुलाम मुर्तजा साहब, ठीक है, आपका काफी डिटेल में मौक़िफ़ आ गया। जैसा मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने गुलाम मुर्तजा साहब की भी गुफ्तगू सुनी, अब आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कमजोरी हम किसकी कह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर कमजोरी तो नैब की अपनी जगह पर मौजूद है जी। और दूसरा प्रोसिक्यूशन में वकला जो प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं वो उनके हैं, और प्रोसिक्यूटर ये सारे तकरीबन ऑलमोस्ट पुराने दौरों के चले आ रहे हैं, जो चौधरी कमरुज़्ज़मान के दौर से ही चले आ रहे हैं। यहाँ देखिए, नैब में पैसों का अपनी जगह इशू है जी। दूसरा जो इशू है आपका एसेट बियॉन्ड मीन का है, आप मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं। और नैब की कमजोरी यहाँ ये थी कि नैब ने सिर्फ मीर शकील रहमान साहब को पकड़ा था, बाकी जो इनके साथ जो लोग थे उनकी गिरफ्तारियां या वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए थे। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लग ये रहा था कि जैसे उन्होंने खुद ही आगे 14 करोड़ 30 लाख रुपया का और 10 करोड़ के करीब मुचलके जमा कराने का कह दिया। नाम उन्होंने कहा कि इनका नाम ECL में डालें, पासपोर्ट इनका ले लें। यानी नैब ने, प्रोसिक्यूशन टीम ने, अगर देखा जाए तो नैब की इस जमानत पर बहस नहीं की है, और जो बहस करनी चाहिए थी। अब दूसरी जो बात साथ के चली आ रही है कि ऐसे मुलजिमों का जिनके बारे में केसेस अब यहाँ वाज़े तौर पर तो बनते हैं, अब ये रिकॉर्ड की बातें हैं, इतना अरसा तक ये इंक्वायरी छुपाई जारी रखते रही, इसको हाथ नहीं लगाने दिया गया किसी को। कितने ताकतवर लोग थे, ये तो मौजूदा दौर में आकर मामला खुला है और इंक्वायरी का सामने आई है, और तब ये बाकायदा वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए और गिरफ्तार हुए, और हर एक ने देखा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं है। और इसमें सजा, अगर ट्रायल चलता है, अगर देखिए अभी तक तो ट्रायल चलने नहीं दे रहे, कि यहाँ बैठकर फौरी तौर पर जो करने वाला काम है कि फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई, नकलें तकसीम हो, फर्द जुर्म आयद हो, शहादतें इकट्ठी जाए और ट्रायल डे टू डे चले, ताकि अगर मुलजिम है वाकई शातिर है, उसने काम किया तो उसको सजा हो जाएगी, अगर बेगुनाह है तो बरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ ट्रायल जो है डे टू डे चलने की कोशिश होगी। ठीक है जी। गुलाम मुर्तजा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब एक और चीज़ आप देखें कि दौरान हिरासत आपने देखा मुर्तजा साहब के सर्विसेज हॉस्पिटल में जो गुजरे रोज़ो शब थे इनके, वो भी आपके सामने हैं। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि सवाल अब उठता है ना कि क्या ये जो जेलें हैं या हवालात हैं, ये सिर्फ कमज़ोर के लिए या गरीबों के लिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए नैब से कि किस तरह से वो बीमार हुए और सर्विसेज हॉस्पिटल में वो अपनी तमाम वो लाइफ और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कर रहे थे, वो वहाँ से चला रहे थे। हर तरह की सहूलत उन्हें मैसर थी, हर तरह के खाने उनको मिल रहे थे। वो वहाँ पे ऐसे थे जैसे अपनी रिहाइश से भी ज़्यादा लग्जूरियस जो लाइफ है वो वहाँ गुजार रहे हैं। तो इसका भी कोई ज़िम्मेदार है, इन बिटवीन इसी सिस्टम के वो लोग ज़िम्मेदार होंगे। और क्या उन्होंने उस वक्त भी इस तरह की कोई एक्ट किया कि उनको हॉस्पिटलाइज से बाहर ले आते? आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जब वो बाहर आएंगे तमाम काम करेंगे, फिर तो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होंगे, फिर वो अपने दफ्तर चलाएंगे, फिर वही साजिशें करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, फिर वही साजिशें करेंगे रियासत के ख़िलाफ़, फिर उसी तरह के काम करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी मतकाजी है इन चीज़ों की कि इन चीज़ों के सवालात तलाश किए जाएँ, इनको देखा जाए कि कौन है इनके पीछे जो डोरियां हिला रहा है नैब की भी। और नैब इतनी मजबूर है कि वो इसका केस ही नहीं बना पा रहे थे। नैब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और केस में पहले भी कहा था कि आप हमें ये बताएं कि आप रेफरेंस क्यों नहीं बनाते, आप क्यों फाइल नहीं करते चीज़ें, आप ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं, साल साल 2-2 साल लोगों को हिरासत में रखते हैं। फिर एंड रिजल्ट ये होता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आप इसके ऊपर कौन से इल्ज़ामात हैं, क्या साबित हुआ है, तो सारी इन्वेस्टिगेशंस में कोई चीज़ साबित नहीं होती, तो मजबूरन अदालतों को भी उनको बेल देनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सवालिया निशान है नैब की कारकर्दगी के ऊपर। अच्छा, एक और सवाल मेरे जी, आप बात कंप्लीट करें। जी, सुप्रीम कोर्ट में 80 से ज़्यादा ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं जिनमें श्योरिटी करवाई थी नैब के प्रोसिक्यूटर ने। उन्होंने कहा था कि हम इन तमाम केसेस के जो रेफरेंस हैं वो जल्द अज जल्द फाइल कर देंगे। अभी तक कोई रेफरेंस उसका फाइल नहीं किया। बात यह है कि अगर
गरीब शख्स जो है वो साइकिल चोरी के मुकदमे में यहाँ पकड़ा जाता है, कोई तंदूर से रोटी के उसमें आटा चोरी करने के जुर्म में पकड़ा जाता है, उसके लिए तो चमड़ी उधेड़ दी जाती है, उसकी 2-2 इंच गोश्त उसका उठा दिया जाता है उसकी पुश से। लेकिन यहाँ पे अरबों खरबों के जो काम हैं उनके लिए, और आप ये देखें कि जितने सियासी केसेस हैं उनमें मैं कन्विक्शन रेट की बात इस तरह से मैं चाहता हूं अजहर सिद्दीक साहब से बड़ी माजरत के साथ कि प्लीज आप ये देखें कि पॉलिटिकल केसेस में क्या आपका जो कन्विक्शन रेट है वो क्या है। कन्विक्शन रेट यहां से पता चलेगा। आप अगर गरीबों को, कारोबारी लोगों को या छोटे मोटे जो लोगों को फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ के या उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो करके सारा कुछ कर लेते हैं, तो फिर आप हमें ये बताएं कि पॉलिटिशियंस का कन्विक्शन रेट क्या है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं अजहर साहब आपसे भी लूंगी। सर, आपने भी सुना, एक अहम सवाल उन्होंने उठाया, माहिर कानून है और आपकी तो पूरी जिंदगी मुलजिमान को देखने में गुजरी, आप इन लोगों को बड़े करीब से जानते हैं, जरा इनकी नफ्सियात के बारे में भी नाज़रीन को आज बताइएगा। एक और सवाल अजहर साहब ज़हन में आता है कि रबी सर जमानत मिल जाती है तो फिर उसके बाद तो ऐसे लोग और ज्यादा शेर हो जाएंगे, क्योंकि मुलजिम तो अभी भी ये हैं, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इनके खिलाफ अब इसके अलावा टैक्स चोरी का और फ्रॉड के केसेस भी हैं, तो क्या फिर उनका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ? देखिए, बुनियादी तौर पर होता ये है कि जमानत गिरफ्तार करने के 3-4 प्रिंसिपल हैं। एक तो ये है कि सजा हो जानी है उस हवाले से, दूसरा ये है कि वो बाहर आकर कुछ शहादतों को टेम्पर ना कर दे, विनोवर ना कर जाए, गवाहों को मैनेज ना कर ले और दोबारा ऐसे जराइम ना करे। ताकतवर आदमी इस चीज का, इसीलिए इस चीज का फायदा वो उठाता है। तो यहाँ देखा जाए तो ये बाहर आकर ऐसे मुलजिम माशरे के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये वो प्रिंसिपल है। लेकिन नायब ने चूंकि वहां पर इस जमानत की मेरिट पे बहस की, अपोज ही नहीं किया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि उन्हें बेल देने पे एतराज नहीं है। दूसरा जो एक सवाल आपने और उठाया था, वो हम मेडिकल की बुनियाद पर हम सजा पहले भुगत रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिएगा, एक वो ताकतवर मुजरम एक और है, वो किस तरह बेवकूफ बनाकर मेडिकल की बुनियाद पर जहाँ पर जमानत ली, लाहौर हाई कोर्ट से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, और इस मुल्क से बाहर चला गया और जाके इलाज नहीं करा। सॉरी अजहर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। वैसे आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये मीर शकीर रहमान भी उनके नक्शे कदम पे चलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अब अगर कंपैरिजन करें ना, आप ये देखें ना कि जैसे ये लोग जेल से बाहर आते हैं, हवालात से बाहर आते हैं तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं, बड़े एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, बड़े चुस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं, और ऐसे बीमार होते हैं कि डॉक्टर सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ऐसी बीमारियां तुमने देखी ही नहीं कभी। डॉक्टर फिजा, अगर आपको याद हो, मैं सिंध के वैसे मेरा ये एनालिसिस है कि वो बीमारी नहीं होती, बेसिकली इन लोगों को सहूलियत की आदत होती है, बाहर फिरने की आदत होती है। ये बेसिकली एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और एंजाइटी इटसेल्फ एक बीमारी ही है। ये एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं, तो वो तो फिर किसी को भी होगी ना, काली करतूतें होंगी तो फिर एंजाइटी तो होगी। देखिए, जेलों में जब रहना पड़ता है ना, तभी वो आदमी सुधरता है, और वो इनको तो आदत नहीं है, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। अब मुझे याद है लॉयर्स मूवमेंट के दरमियान जब हम सारे एक लॉयर्स मूवमेंट चला रहे थे, तो मैं तकरीबन 26 दिन मैं भी जेल में रहा हूँ। जेल की जिंदगी बड़ी मुश्किल है और बड़ी तकलीफ से जिंदगी गुजारी थी वहां पर मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन इनको तो VIP मिलती है, AC इन्हें मिल जाता है, TV इन्हें मिल जाता है, मोबाइल इन्हें मिल जाता है। कहते हैं बाहर निकाले, बस अंदर नहीं रह पा रहे। इन्होंने बस बाहर आना है, वो एंजाइटी इनको परेशान कर रही होती है। और मुलजिम का हौसला टूटता ही तब है जब वो जेल के अंदर होता है। यहाँ आपने देखा नहीं है, अब नवाज शरीफ जैसे जेल से बाहर आया और वो देखें वो क्या हाल कर रहा है, क्या जैसे इदारों को बदनाम कर रहा है। वहाँ पे बैठ के आपको लगता है कि वो इतने बीमार, इतना बीमार बंदा इस तरह बोल सकता है? बिल्कुल नहीं है, हमला कभी उस पर तनकीद, कभी उस पर इल्जाम। जी बिल्कुल बीमार नहीं है। अगर बीमार होते तो वो बैठ के वहाँ अपना ऑपरेट करा रहे होते, इलाज करा रहे होते। अब इलाज अगर वही होना है टेलीफोनों के ऊपर, या वो वहां बैठ के अमेरिका के डॉक्टर से मशवरा करना है, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता था। लेकिन ये वजह यह है कि ये कानून के अंदर सुकून मौजूद है, जिसका फायदा ताकतवर मुलजिम उठाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मेडिकल बुनियादों पर हार्ट एक मरीज का सिर्फ 20% काम कर रहा था, मुझे 3 महीने लग गए थे गालिबन जमानत लेने के लिए मेडिकल बुनियादों पर। वो भी बाकायदा मेडिकल बोर्ड हुए तब जाके हुई। और आपके आंखों के सामने ये मुजरिम देख लें, इनको को हाथ लगाने वाला नहीं है, इनको को पकड़ने वाला नहीं है, और बड़े आराम से ये बैठ के एडवांटेज उठाते फिर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।